नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र की। और इस सेशन में कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन है वो MCQ क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। और जो हमारा आज का जो विषय वस्तु है वो है भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। पहला क्वेश्चन है साथियों, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सर्वथा उपयुक्त है। तो लैंग्वेज स्किल्स के संबंध में जो कथन बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त है, उसका हमें चयन करना है। भाषाई कौशल केवल विद्यालय में ही सिखाए जाते हैं, नहीं, बच्चा समाज में भी भाषा कौशल सीखता है। सुनना बोलना ये भाषा कौशल है जो समाज में सीखता है। भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, तो ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, 4 लैंग्वेज स्किल्स है, LSRW, ये इसी क्रम में होती है। क्रम पूछा जाए तो ये है इसका, लेकिन एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं ये। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो एक दूसरे से ये सभी अंतः संबंधित है। तो बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है, भाषाई कौशल का आपस में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। जब बच्चा सुनेगा तो ही बोलेगा। भाषाई कौशल केवल रटने से विकसित होते हैं, रटने का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और बी ऑप्शन के साथ चलते हुए इसका जो विश्लेषण है वो और पढ़ लेंगे। भाषाई कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अंतः संबंधित इंटरकनेक्टेड हैं। एक कौशल का विकास दूसरे कौशल के विकास को प्रभावित करता है। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर की जब बात करेगा तो प्राथमिक स्तर का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सुनने की क्षमता का विकास करने में कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक है। कहानी सुनकर उसे शब्द से दोहराना, मतलब बच्चे ने कहानी सुन ली और उसे शब्द से, मतलब जैसा बोला है वैसा ही दोहराए। कविता की पंक्ति को याद करना, तो जब बच्चा रट रहा है, रोड लर्निंग कर रहा है, तो ये भी निगेटिव हमारा। रेडियो पर समाचार सुनना, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया लेना। तो ये जो डी ऑप्शन है जिसमें बच्चा कहानी सुन रहा है और उस कहानी से संबंधित हम बच्चे की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, तो इससे में बच्चा जो है बोधगम्य जो सुनने की प्रक्रिया है वो करेगा। बच्चा सुनते हुए बात को समझेगा, क्योंकि उसे अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो सुनने की क्षमता का विकास करने की जो डी ऑप्शन है, कहानी सुनकर बच्चों की प्रतिक्रिया लेना। सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने का मतलब है सुनकर जो सुनी गई बात है उसको समझना। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल हमारा ठीक है। यहाँ पर केवल शब्द से दोहराने से सृजनात्मकता नहीं बढ़ती। जब बच्चे कहानी सुनकर उस पर अब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो उनके अर्थ ग्रहण करने और चिंतन करने की क्षमता, एक्टिव लिसनिंग का पता चलता है। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पठन का मतलब होता है पढ़ना, और आपको सिर्फ पढ़ने से इसका अर्थ नहीं लगाना है, पढ़ने के साथ समझना पठन कहलाता है। तो पढ़कर उसको समझना कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। लिखे हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण कर रहा है बच्चा लिखे हुए पाठ का, तो ये ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा है हमें। और ऑप्शन देख लेते हैं। केवल वर्णों की सही पहचान करना, तो पहचान करने से मतलब नहीं है। बहुत तीव्र गति से पढ़ना, तीव्र गति से पढ़ना, पढ़ दिया बच्चे ने और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो उचित पठन कौशल नहीं है। कि कठिन शब्दों का उच्चारण करना, तो उच्चारण करने तक सीमित नहीं है पठन कौशल। तो हमारा जो ए ऑप्शन है कि जिसमें बच्चा पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है साथियों। भाषा शिक्षण में पढ़ने का मतलब केवल अक्षरों को बोलना नहीं, बल्कि पढ़कर अर्थ समझना, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और जो रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, आप इसको भी समझ लेंगे कि इसका मतलब होता है पढ़कर समझना, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी सेम है। तो उसमें भी ये ऑप्शन आ सकता है आपके सामने, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोधगम्य पठन, कि बच्चा पढ़ते हुए उस चीज़ों को समझ रहा है, बोधगम्य पठन। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहे होंगे सारे जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने चर्चा की है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो PDF है आपको अच्छी लग रही है, अच्छे तरीके से इसमें समझा रखा है, तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके लिए उपलब्ध है।
लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और उस साथी को ज़रूर शेयर करें जिससे इसका संबंध है और जिस व्यक्ति को इससे बहुत कुछ फ़ायदा हो जाए। आशा करते हैं आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और ये सेशन अगर आप लगातार देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी वो एक एडवांस लेवल पर पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशल राइटिंग स्किल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो लेखन कौशल के बारे में बात कर रहे हैं, राइटिंग स्किल के बारे में, और सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व की बात कर रहे हैं। तो हमें जो बिल्कुल लिस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखना है। विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति, सुंदर और कलात्मक लिखावट, भाषा का व्याकरणिक रूप से शुद्ध होना, लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे कम महत्वपूर्ण लग रहा है, विचारों की मौलिकता बिल्कुल ठीक है, भाषा का व्याकरण रूप से शुद्ध होना ठीक है, लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट जो भी है सुंदर लिख और कलात्मक लिखावट इम्पोर्टेंट वो भी है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है लिस्ट इम्पोर्टेंट की, सबसे कम महत्वपूर्ण ऑप्शन की। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो इन चारों ऑप्शनों में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन मुख्य रूप से विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन विचारों की मौलिकता सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि सुंदर लिखावट गुड हैंड राइटिंग तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण मानी जाती है, महत्वपूर्ण अच्छी राइटिंग भी है साथियों। तो जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके ऊपर आते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों से उनके घर के अनुभवों पर बात करता है, घर के अनुभव पर बात कर रहा है, अनौपचारिक बात कर रहा है। इससे किस कौशल को बढ़ावा मिल रहा है? तो बच्चे जब बच्चों से अनौपचारिक बात कर रहा है अध्यापक उसके घर के अनुभवों पर, तो बच्चा भी अपने जो विचार है टीचर के सामने रखेगा। तो बच्चा भी बोल रहा है, तो मीन्स उसका जो मौखिक अभिव्यक्ति बोलने के कौशल का विकास हो रहा है। तो आई थिंक सी ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। केवल श्रवण कौशल का नहीं, बच्चे जब टीचर बात कर रहा है तो बच्चे सुन भी रहा है, लेकिन उसके बाद अपने अनुभव भी साझा कर रहा है। तो केवल श्रवण कौशल का विकास नहीं हो रहा। केवल पठन कौशल यहाँ पर है नहीं, सम्मिलित नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति भी सम्मिलित नहीं है। तो सी ऑप्शन मौखिक अभिव्यक्ति बोलने के कौशल का जो विकास हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर घर के अनुभवों पर सहज बातचीत करने से बच्चों का झिझक दूर होता है और उनके मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन कौशल का स्वाभाविक विकास होता है। तो साथियों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, सस्वर पठन अलाउड रीडिंग की बच्चे जो है आवाज़ के साथ तेज तेज पढ़ते हैं, मुख्य रूप से किन कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है? प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए, केवल उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, शोध कार्य करने वाले छात्रों के लिए, केवल प्रौढ़ शिक्षा के लिए? तो साथियों, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने भी प्राथमिक कक्षाओं में इस प्रकार का पठन किया है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए सस्वर पठन इम्पोर्टेंट होता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे शब्दों का सही उच्चारण, आरोह अवरोह और गति सीखते हैं। सस्वर पठन से उनका संकोच दूर होता है और शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो यहाँ सस्वर पठन के जो लाभ दिए गए हैं वो भी बता रखा है कि सस्वर जब पठन करेंगे बच्चे तो वो आरोह अवरोह और उचित गति सीखते हैं कि किस जगह पर बच्चों को उतार चढ़ाव लेना है, किस जगह पर उतार लेना है। सस्वर पठन से उनका संकोच दूर होता है, बच्चों की जो हेजिटेशन है वो दूर होती है और शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो साथियों, जो हमारा ए ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संबंधित है मौन पठन से। साइलेंट रीडिंग का मुख्य लाभ क्या है? कि जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है तो उसको समझते हुए पढ़ता है। साइलेंट रीडिंग में जो मौन पठन है उसमें बच्चा जो पढ़ी गई बातों का जो मतलब है, बोध है, वो ग्रहण करते हुए पढ़ता है। तो देखते कौन सा ऑप्शन ठीक है। इससे छात्र बहुत धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं। इससे ऊर्जा की बचत होती है और गहरे अर्थ को समझा जाता है। तो जो बात कर रहे थे कि बोधगम्य पठन जो समझते हुए पढ़ता है, गहरे समझ को समझ रहा है यहाँ पर बच्चा, तो ये ऑप्शन ठीक है। इससे केवल कक्षा में शांति बनी रहती है। तो केवल शांति बनाए रखने के लिए हम साइलेंट रीडिंग नहीं कराते हैं, इसका कोई विशेष शैक्षणिक लाभ नहीं है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल पॉजिटिव है कि इसमें बच्चा
इसमें बच्चे की एनर्जी की बचत होती है और उसके गहरी समझ विकसित होती है। तो बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मौन पठन से छात्र का ध्यान भटकता नहीं है, एकाग्रता बढ़ती है और वह पाठ के अंतर्निहित अर्थ को गहराई से आत्मसात कर पाता है। प्रश्न संख्या 8 है साथियों आप सभी के सामने। भाषा में ग्रहणात्मक कौशल रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से हैं? तो साथियों 4 जो स्किल्स हैं उनकी बात करते हैं हम। स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, LSRW, ये 4 स्किल्स हैं। और इनमें जो ग्रहणात्मक स्किल्स हैं, हम सुनते हुए ग्रहण करते हैं, और स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, और रीडिंग करते हुए ग्रहण करते हैं, मतलब लिसनिंग और रीडिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग जो ऑप्शन है हमारे सामने, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ते यहाँ जो लिसनिंग का और रीडिंग का मतलब है पढ़ना, और लिसनिंग का मतलब सुनना। तो सुनना और पढ़ना कौन सा है? सुनना और पढ़ना, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो स्किल्स है ये प्रोडक्टिव स्किल्स है और ये रिसेप्टिव स्किल्स है। तो सी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। जिस कौशल के माध्यम से हम दूसरों के विचारों या सूचनाओं को रिसीव करते हैं उन्हें ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। ये सुनना और पढ़ना है। तो साथियों 9वां क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। तो जब वो अभी बात कर रहे थे हम, जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं वो कौन कौन सी है? तो बोलते समय और लिखते समय जो हम अपने जो विचार हैं वो अभिव्यक्त करते हैं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, बोलते समय और लिखते समय। बिल्कुल ठीक है हमारा ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं हम। जिन कौशलों के द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करते हैं उन्हें अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। बोलना और लिखना इसमें शामिल है। प्रश्न संख्या 10 है। डिसलेक्सिया का संबंध मुख्य रूप से किस भाषाई कौशल को की चुनौती से है? तो साथियों जब जब डिसलेक्सिया का नाम आए तो आप सभी ने तारे ज़मीं पर फिल्म देखी होगी। वहाँ पर जो ईशान अवस्थी है उसको डिसलेक्सिया नामक जो डिसऑर्डर है वो ही था, जिसमें बच्चा बी को डी पढ़ रहा था, डॉग को गॉड पढ़ रहा था। तो यहाँ पर इनका जो क्रम है इनका वो बदल रहा है, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन इसमें दे रखा श्रवण कौशल से, पठन कौशल से, लेखन कौशल से, वाचन कौशल से। तो यहाँ पर जो लेखन कौशल है ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। लेखन कौशल में बच्चा बी को डी लिख रहा है, डी को बी लिख रहा है, तो ये डिसलेक्सिया का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हुए आई थिंक साथियों ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। डिसलेक्सिया का पठन एक पठन विकार है, पैटर्न डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे को अक्षरों को पहचानने, शब्दों को पढ़ने और वर्णों को समझने में कठिनाई होती है। चूँकि पढ़ता है तो उसको लिखने में भी दिक्कत होती है, तो दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो वरीयता दी गई वो पढ़ने को दी गई है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी गलत। आई थिंक यही ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जिसमें पठन कौशल दे रखा है उसी पर यहाँ पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11। बच्चों में लेखन कौशल के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? मतलब आप बच्चों की जो लेखन कौशल है, राइटिंग स्किल है, उसका मूल्यांकन करने जा रहे हो तो उसका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? श्रुत लेख, डिक्टेशन लिखवाना, कि आप जो बच्चे को श्रुत लेख लिखवाओगे, आप बोलोगे और बच्चा लिखेगा। सुंदर अक्षरों की प्रतियोगिता करवाना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, अपने अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिखना। तो ये डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है कि इसमें बच्चे की जो क्रिएटिव राइटिंग है वो भी सामने आएगी, बच्चे की सृजनात्मकता जो है वो उभर के आएगी, उसके स्वयं के मौलिक विचार यहाँ पर आएंगे। तो इससे उसका जो लेखन कौशल है वो और भी हम अच्छे तरीके से जांच सकेंगे। तो डी ऑप्शन अपने अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिखना बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। जब बच्चे अपने वास्तविक अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो उनकी वास्तविक भाषाई क्षमता, रचनात्मकता और मौलिक विचारों का सटीक मूल्यांकन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुनने के कौशल में ग्रहण करना किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो जब आप ग्रहण कर रहे हो, सुन रहे हो, तो वो जो प्रक्रिया है वो कैसी है? निष्क्रिय है, सक्रिय मानसिक क्रिया है, केवल शारीरिक क्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है? तो जब आप सुन रहे हो तो सुनते समय उसका जो अर्थ है वो भी निकालोगे, तो एक्टिव कोग्निटिव प्रोसेस है ये। सुनते ऐसी सुनने का मतलब यही है कि ये नहीं है कि आप सुन रहे हो बस, आप जो भी चीज़ सुनते हो उसको सुनते हुए उसका अर्थ निकालते हुए उसका विश्लेषण करते हो, तो ये सक्रिय मानसिक प्रक्रिया एक्टिव कोग्निटिव प्रोसेस है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। सुनना केवल ध्वनि तरंगों का कान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि दिमाग द्वारा उन ध्वनियों का विश्लेषण कर अर्थ निकालना एक उच्च स्तरीय सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 13 है। एक बच्चा पै को फै और बै को भै उच्चारित करता है, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब जो ऐसी ध्वनियाँ जो आसपास है, पै को फै पढ़ रहा है, बै को भै पढ़ रहा है, एक ऐसा बच्चा है, तो एक अच्छे टीचर के नाते आप उस बच्चे को कौन सा अभ्यास कराएंगे? उसे कक्षा में डांटेंगे और बैठने को कहेंगे? नेगेटिव। बच्चे को स्कोल्ड नहीं करना है, डांटना नहीं है। उसकी मातृभाषा के प्रभाव को समझते हुए सहज अभ्यास के अवसर देंगे। उसकी अंक तालिका में नंबर काट लेंगे, नेगेटिव है ये नंबर काटना। उसे भाषा की कक्षा से बाहर भेज देंगे। तो ये तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव है। और जो बी ऑप्शन है, हम उसकी ये समझ लेंगे उसकी मातृभाषा का प्रभाव इस पर ज़्यादा है और उसको सहज अभ्यास के अवसर देंगे। तो बी ऑप्शन जो बिल्कुल पॉजिटिव है, बी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथ ही उसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। उच्चारण में क्षेत्रीयता या मातृभाषा का प्रभाव, मदर टंग इन्फ्लुएंस स्वाभाविक है, जो हम सभी के साथ भी होता है। शिक्षक को इसे त्रुटि न मानकर धैर्यपूर्वक सही उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है। प्राथमिक स्तर पर डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा है एग्जामिनर। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को सुंदर हस्तलेखन करवाना, बच्चों को शुद्ध व्याकरण का ज्ञान देना, बच्चों को अपने विचारों के आत्मनिरीक्षण और सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो ये सी ऑप्शन है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा जब डायरी लिखेगा तो अपने जो दैनिक जो उसने कार्य किए हैं उनका पूरा विश्लेषण करके आत्मनिरीक्षण करके लिखेगा उसमें। तो ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है हमारा। डी ऑप्शन में बता रखा है परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने में मदद करता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों हमें आगे बढ़ना है। डायरी लेखन बच्चों को बिना किसी बाहरी दबाव के अपने दैनिक अनुभवों, विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने तथा स्वयं मूल्यांकन करने का बेहतरीन मंच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पढ़ने के कौशल में विहंगम दृष्टि स्कीमिंग से पढ़ने का क्या अर्थ है? तो साथियों ये कुछ पढ़ने के तरीके हैं जिसमें स्कीमिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट है। जिसमें जो स्कीमिंग है उसका अर्थ होता है कि जब आप किसी लेख को पढ़ें और उसका निचोड़, मतलब एक ऊपर का जो अर्थ है, मान लो आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा और आपके सामने है कि उस पैराग्राफ का एक टॉपिक आपको देना है, तो आप उसको ऐसे पढ़ोगे कि जो उसका जो मूल अर्थ है वो आप निकाल लोगे। तो उस प्रकार की जो रीडिंग है वो स्कीमिंग कहलाती है। प्रत्येक शब्द को ध्यान से पढ़ना, पाठ्य सामग्री का केंद्रीय विचार या मुख्य सार जल्दी से समझना। तो आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे और जो दिया गया है उसका मुख्य सार निकालना आपको। आप इससे ध्यान रख सकते हो कि स्कीमिंग जब हम करेंगे, जब बच्चे की जो पैराग्राफ है उसका जो टाइटल है वो हमें देना हो। तो बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है हमारा, कि पाठ्यक्रम सामग्री का केंद्रीय विचार या मुख्य सार जल्दी से हमें समझना हो तो हम स्कीमिंग करते हैं। विहंगम दृष्टि स्कीमिंग एक पठन रणनीति है जिसमें पूरे पाठ को तेजी से पढ़कर उसका मुख्य बिंदु, केंद्रीय विचार या सारांश ग्रहण किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है। भाषा विकास की कौन सी विधि श्रवण और भाषण कौशल के विकास पर सबसे अधिक बल देती है? तो भाषा शिक्षण की विधि के बारे में बात कर रहा है एग्जामिनर, और वो विधि श्रवण और भाषण कौशल के विकास पर अधिक बल देती है। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण का मतलब आपने कहा आपके पास जो सब्जेक्ट मैटर है उसका आप बच्चों की जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट करके उसको पढ़ाएं, तो बच्चे को श्रवण और भाषण का तो कोई ऐसा अवसर नहीं मिला उसको।
प्रत्यक्ष विधि में जो है बच्चा, हम जो हमारे पास जो टीचिंग मटेरियल है उसको जिस भाषा में है उसी भाषा में पढ़ा रहे हैं। मान लो जो आपका इंग्लिश का टीचर है, आपको इंग्लिश के जो लेक्चर्स दे रहा है वो इंग्लिश टू इंग्लिश दे रहा है, तो वो कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और उस मेथड में हम उसको ध्यान से सुनते हैं और उनको बोलने का भी प्रयास करते हैं। तो इस मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में, स्वर्ण और भाषण कौशल दोनों का विकास होता है। तो बी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों में आगे बढ़ना। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में बिना किसी मध्यस्थ भाषा, मातृभाषा के सीधे लक्ष्य भाषा में बातचीत की जाती है, जिससे सुनने और बोलने का प्रचुर अभ्यास होता है। प्रश्न संख्या 17 पर आ चुके हैं साथियों। बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के विकास के लिए, बच्चों की जो अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसका विकास करना है, उसके लिए रोल प्ले, अभिनय को उपयोगी माना जाता है। तो उसका कारण पूछा कि क्यों माना जाता है। इन 4 कारणों में से कि बच्चे को हम टीचिंग करा रहे हैं और जो हमारा मेथड है वो रोल प्ले है। मतलब बच्चे को, किसी को, मान लो कोई एक ऐसा नाटक है जिसमें बच्चे को कुछ बहुत सारे पात्र हैं, तो हर पात्र के लिए एक एक बच्चे को आप रोल दे दोगे तो वो रोल प्ले है। इसमें बच्चे शांत बैठना सीखते हैं। तो बच्चे शांत कहाँ बैठे, इसमें तो बच्चे एक्टिव ज़्यादा हैं। इससे बच्चों को मनोरंजन होता है और समय कटता है। तो मनोरंजन करना और समय काटना है हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। इससे बच्चे संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग की स्वाभाविक कला सीखते हैं। ऑप्शन हमारा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी कोई बात नहीं है, आप छोटी कक्षाओं में भी रोल प्ले क्लास करा सकते हो। तो रोल प्ले करते समय बच्चा जिस रोल को प्ले कर रहा है उसकी जो बिल्कुल केंद्रीय बिंदु में पहुंचता है, उसके जो कॉन्टेक्स्ट में पहुंचता है और उसकी भाषा का बोलने का प्रयास करता है। तो इससे ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है हमारा। रोल प्ले के माध्यम से बच्चे विभिन्न सामाजिक और काल्पनिक संदर्भों में खुद को रखकर स्वाभाविक संवाद करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल में निखार आता है। प्रश्न संख्या 18 है, लिखित भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल की बात करें, लिखित भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो लिखते हम क्यों हैं, ये देखते हैं। केवल कार्यालय कामकाज के लिए, अपने विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने और अभिव्यक्त करने के लिए, केवल भाषण की तैयारी के लिए, केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जो अगर हमने कोई बात लिख ली तो उसको दीर्घकाल तक सुरक्षित रहती है और अपने विचार उससे प्रकट भी हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। लिखित भाषा का सबसे बड़ा गुण स्थायित्व है। इसके माध्यम से हम अपने ज्ञान और विचारों को समय और स्थान की सीमाओं से परे सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के स्वर्ण कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो एग्जामिनर बात कर रहा है वो लिसनिंग स्किल की बात कर रहा है, इसका मूल्यांकन करना है और इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, निगेटिव ढूंढना हमें। सुनी गई कहानी की मुख्य घटनाओं को क्रम से लगाना, एक ऑडियो क्लिप सुनाकर बहुस्तरीय प्रश्नों के उत्तर पूछना, बच्चों को एक अपठित गद्यांश का मौन पठन करने के लिए कहना, शिक्षक द्वारा बोले गए निर्देशों के अनुसार चित्र बनाने के लिए कहना। तो यहाँ पर श्रवण कौशल की बात हो रही है, सुनी गई कहानी सुनने की यहाँ ठीक हो रहा काम, एक ऑडियो क्लिप सुनाकर बात हो रही है, बच्चों को एक अपठित गद्यांश का मौन पठन करने के लिए कहना। तो अपठित गद्यांश और उसका बच्चा मौन पठन कर रहा है, तो उसमें श्रवण कौशल का विकास कहाँ होगा, उसमें कोई श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। मौन पठन, साइलेंट रीडिंग से बच्चों की पढ़ने की क्षमता का आकलन होता है, नहीं कि उनके सुनने श्रवण के कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां नंबर जो सवाल है वो है, भाषा कौशल के विकास में, भाषा कौशल का आपको विकास करना है, बाल साहित्य, चिल्ड्रन लिटरेचर किस प्रकार मदद करता है। तो बच्चों के लिए छोटी छोटी किताबें आती हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, जिनमें चित्रों के द्वारा कहानियाँ होती हैं, तो वो बाल साहित्य है। ये किस प्रकार मदद करता है भाषा कौशल के विकास में। ये बच्चों को केवल व्याकरण के नियम रटवाता है, ऐसा नहीं है। ये रंग बिरंगे चित्रों के कारण केवल मनोरंजन देता है, तो केवल मनोरंजन की बात नेगेटिव हो जाती है। यह भाषा के विविध और जीवंत रूपों से परिचय कराता है तथा पठन में रुचि जगाता है। तो जो किताबें हैं जिनमें रोचक कहानियाँ हैं, चित्र के रूप में कहानियाँ हैं, वो हमारी पढ़ने में रुचि जगाएंगी
और भाषा के विविध और जीवंत रूपों से हमारा परिचय कराएंगी। तो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। ये बाल साहित्य बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होता है। यह उनमें पढ़ने की आदत, रीडिंग हैबिट विकसित करता है और भाषा की विभिन्न छटाओं से परिचय कराता है। साथियों, आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपकी सीटेट की तैयारी में ये बहुत ही मुख्य मील का पत्थर साबित होगा। और अगर आपको ये जो PDF है ये चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जो इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम पहुँच चुके हैं प्रश्न संख्या 21 पर। कविता शिक्षण, पोइट्री टीचिंग। आप बच्चे को कविता का शिक्षण करा रहे हो, किस कौशल के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो कविता के पठन के समय आप कौन से कौशल के विकास पर अधिक ध्यान दोगे? तार्किक और व्याकरणिक लेखन, गति, लय, भाव और रसानुभूति के साथ सस्वर वाचन। तो ये जो कौशल है, जब हम कविता पढ़ाएंगे तो एक उचित गति, लय, भाव और रसानुभूति के साथ उसका सस्वर वाचन करते हैं। और इस कौशल के विकास का कविता पढ़ाते समय विशेष ध्यान दिया जाता है। कठिन शब्दों के कोशगत अर्थ ज्ञात करने पर तो वो सिर्फ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है। द्रुत पठन, फास्ट रीडिंग के अभ्यास पर तो ये सारे नेगेटिव हैं। और बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। कविता का मुख्य प्राण भाव और आनंद, इसलिए कविता पढ़ाते समय लय, ताल, उचित आरोह, अवरोह और भावानुकूल सस्वर पाठ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 22वां है हमारे सामने। साथियों, एक छात्र पढ़ते समय बार बार अटकता है या शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, उसका संभावित कारण क्या है? वह अर्थ को समझकर पढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसे भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वह बहुत आलसी छात्र है, वह कक्षा में शरारत करना चाहता है। तो जो बाद के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल नेगेटिव है। तो ए ऑप्शन में कुछ पॉजिटिविटी है, तो उसी के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। वह अर्थ को समझकर पढ़ने का प्रयास कर रहा है। अक्सर बच्चे जब अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो वे वाक्य के पिछले शब्दों पर लौटकर उनका संयोजन करते हैं, जिसे सार्थक पुनरावृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल के अंतर्गत स्कैनिंग। अभी स्कैनिंग की हमने पूर्व में चर्चा की है। स्कैनिंग, स्किमिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग ये होती हैं। तो स्कैनिंग का मतलब होता है कि एक पूरा पैराग्राफ है और आप में से उस पैराग्राफ में से मान लो उससे आपका नाम ढूंढना है, तो वो उस प्रकार की रीडिंग करोगे आप कि जल्दी आपका ध्यान सिर्फ उसी आपके नाम पर ही रहेगा। तो उस प्रकार की जो रीडिंग है वो स्कैनिंग कहलाती है। पूरी किताब का आनंद लेने के लिए ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। किसी विशिष्ट सूचना या तथ्यों को पाठ में ढूंढने के लिए, ये जो बिल्कुल ऑप्शन बी है ये इसके बारे में बता रहा है कि मान लो पूरी एक लिस्ट है, उसमें आपका नाम ढूंढना है, तो आप उस हर नाम को थोड़ी पढ़ोगे, बिल्कुल स्कैन करोगे उस लिस्ट को जिसमें आपका नाम आपके दिमाग में छपा है, और जैसे ही मैच होगा आप उसको ढूंढ लोगे। केवल लेखक का नाम जानने के लिए नहीं, व्याकरण की गलतियों को सुधारने के लिए। तो बी ऑप्शन जो हमारा है बिल्कुल ठीक है। स्कैनिंग का अर्थ है किसी विशिष्ट जानकारी जैसे तारीख, नाम, नंबर को खोजने के लिए पाठ्य सामग्री पर तेजी से नजर दौड़ाना। प्रश्न संख्या 24 है, लेखन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा माना जाता है? तो आप राइटिंग कर रहे हो तो उसका अंतिम चरण कौन सा माना जाता है जो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है? संपादन और पुनरीक्षण, एडिटिंग और रिव्यूइंग, केवल रूपरेखा तैयार करना, सुंदर अक्षरों में फेर कॉपी बनाना, विचार मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। तो साथियों, इसकी जो बात कर रहा है यहाँ पर एग्जामिनर कि लेखन प्रक्रिया का अंतिम चरण है जो इसकी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है। तो जब हमने लिख दिया और उसकी एडिटिंग कर रहे हैं और उसकी रिव्यूइंग कर रहे हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है उससे बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है और ए ऑप्शन के साथ ही बढ़ना हमें आगे। लेखन प्रक्रिया प्रोसेस अप्रोच है। लिखने के बाद उसका पुनरीक्षण और संपादन, एडिटिंग करना त्रुटियों को दूर करने और लेखन को परिष्कृत करने के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन संख्या 25 हमारे सामने, सुनना, पूछना और प्रतिक्रिया देना। सुनना, पूछना और प्रतिक्रिया देना, ये तीनों गतिविधियों का किस कौशल के विकास में
सहायक है। तो कि आप सवाल पूछ रहे हो, सुन रहे हो और प्रतिक्रिया दे रहे हो। केवल पठन कौशल में, केवल लिखित कौशल के अभिव्यक्ति के लिए। श्रवण, जब आप सुन रहे हो तो श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, और पूछ रहे हो और प्रतिक्रिया दे रहे हो तो मौखिक कौशल का विकास हो रहा है। तो ये जो सी ऑप्शन है, जिसमें श्रवण और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों की बात की गई है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सुनते समय श्रवण कौशल का विकास कर रहे हो और पूछते और प्रतिक्रिया देते समय मौखिक कौशल का विकास कर रहे हो। यह त्रिआयामी प्रक्रिया है। जब छात्र सुनता है, सवाल पूछता है, जवाब देता है, तो उसके सुनने, श्रवण और बोलने, मौखिक अभिव्यक्ति दोनों कौशलों का विकास साथ साथ होता है। तो साथियों 25 जो क्वेश्चन है इस सेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये निश्चित है कि इस प्रकार से जब आप तैयारी करेंगे, जो उत्तर है उसका विश्लेषण करते हुए, तो जो आपकी सीटेट की तैयारी है वो एक एडवांस लेवल पर पहुंचेगी, और आप निश्चित रूप से 120+ नंबर लेकर आएंगे, अगर आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़े रहते हैं। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड कर के अभ्यास करते हैं तो भी उसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप सभी के लिए उपलब्ध है वो। और लेकिन आपसे निवेदन है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस जो वीडियो है इसको लाइक करें, और एक ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे इसको आपके दोस्त को फ़ायदा पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 26 है, भाषाई कौशल के विकास में प्रिंट समृद्ध वातावरण, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का क्या महत्व है। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपकी कक्षा ऐसी है जिसमें चारों तरफ ऐसी सामग्री है जो प्रिंट रिच है, प्रिंटेड चीज़ें लगी हुई है, तो वो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो गया वो। और सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा से संबंधित हो। स्कूल की दीवारों को सुंदर दिखाता है। तो प्रिंट रिच का मतलब ये नहीं कि भाई स्कूल की अच्छे अच्छे चित्र लगा दिए और स्कूल की दीवारें सुंदर होगी, नहीं। ये बच्चों को स्वतः और स्वाभाविक रूप से पढ़ने लिखने के अवसर प्रदान करता है। तो जब दीवार पर कुछ लिखा हुआ है तो बच्चे स्वतः ही और स्वाभाविक रूप से उनको पढ़ेंगे, और एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाएगा कि बच्चे का जो भाषाई कौशल है वो स्वतः ही उनका विकास हो जाएगा। इससे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ता है। यह केवल शिक्षकों के आराम के लिए होता है। तो बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन के साथ चलेंगे और इसका विश्लेषण भी पढ़ लेंगे। कक्षा में चार्ट, पोस्टर, लेबल आदि होने से बच्चे अनजाने में ही शब्दों को बार बार देखते हैं और पढ़ते हैं, जिससे भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन सहज बन जाता है। प्रश्न संख्या 27, प्राथमिक स्तर की जब बात करेगा तो आपके दिमाग में छोटे बच्चे जो हैं 1 से 5 तक के उनका चित्र बनना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास का क्या अर्थ है। तो भाषाई क्षमता के विकास का क्या अर्थ, उन्हें कठिन साहित्यिक रचनाएं पढ़ाना, भाषाई क्षमता का विकास। उन्हें व्याकरण के नियमों का पंडित बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी और कुशल प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि बच्चा अपने आसपास, अपने संदर्भों में भाषा का उचित रूप से प्रयोग कर सके। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो संदर्भ की बात कर रहा है, जो बिल्कुल पॉजिटिव है। सी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने दैनिक जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का सार्थक प्रयोग सिखाना है। प्रश्न संख्या 28 है, जब प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर भाषा के किस कौशल के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है साथियों, 6 से 8 की बात कर रहा है। कक्षा 6 से 8 में भाषा के किस कौशल के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। केवल वर्णमाला को याद करने पर, अमूर्त चिंतन, आलोचनात्मक पठन और सृजनात्मक लेखन। तो जब बच्चा 11 से ऊपर हो रहा है तो उसमें जो अमूर्त चिंतन की जो है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, उसका विकास होने लग जाता है। और एक शिक्षक के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो आलोचनात्मक पठन है, सृजनात्मक लेखन है, अमूर्त चिंतन है, उनका उस बच्चे में हमें विकास करना चाहिए। केवल सुंदर सुलेख लिखने का कोई औचित्य नहीं है, बिना अर्थ समझे तेज पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। तो बी ऑप्शन है जिसमें बताया गया है कि अमूर्त चिंतन, आलोचनात्मक पठन और सृजनात्मक लेखन पर का अधिक से अधिक हमें विकास करना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 29 है हमारे सामने, लिखने में होने वाली त्रुटियां, एरर्स भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या दर्शाती है। तो साथियों
एरर्स को आपको पॉजिटिव लेना है एज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो आजकल के जो वर्तमान के जो शिक्षाविद हैं जिनके विचारों पर आज की शिक्षा चली हुई है, रचनावादी दृष्टिकोण जो रखते हैं, उनके अनुसार जो एरर्स हैं वो पॉजिटिव है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ पर ये छात्र की लापरवाही और नालायकी को दर्शाती है, बिल्कुल नेगेटिव है। ये सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव है जो बच्चों की सोच को दर्शाती है कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, इसको दर्शा रही है। ये दर्शाती है कि शिक्षक को पढ़ाना नहीं आता, इसका भाषा सीखने से कोई लेना देना नहीं है। तो बी ऑप्शन जिसमें बताया गया है कि प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, वो हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। जिसमें बताया गया है कि त्रुटियां अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संकेत देती है कि बच्चा भाषा किस प्रकार समझने और आत्मसात करने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न संख्या 30 है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा साथियों। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे मुझे आप सभी के माध्यम से मोटिवेशन मिलेगा और इस प्रकार की जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए लगातार बनाता रहूँगा। तो प्रश्न संख्या 30 में समावेशी शिक्षा की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। ये वो कक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं। सभी प्रकार से मतलब सामान्य बच्चे, यूनिक बच्चे, जो विशेष प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी इस कक्षा में सम्मिलित है। दिव्यांग बच्चे भी सम्मिलित है और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं वो सम्मिलित है। हाशिए पर धकेल दिए बच्चे वो सम्मिलित हैं। तो सभी प्रकार के बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में सम्मिलित होते हैं। में भाषाई कौशल के शिक्षण हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको उन बच्चों का भाषाई विकास कराना है जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों के लिए एक ही कठोर शिक्षण नीति का प्रयोग करें। जब आप ऐसी इस प्रकार की कक्षा में पढ़ा रहे हो और एक कठोर शिक्षण नीति का आप प्रयोग कर रहे हो, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं वो तो सीख जाएंगे, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो एक अलगाव का शिकार हो जाएंगे ऐसी परिस्थितियों में। विविध शिक्षण सामग्रियों, ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत ध्यान दें। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, जिसमें बताया गया है हमें मल्टी सेंसरी एड्स का प्रयोग करना है और व्यक्तिगत ध्यान देना, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देना है बच्चे को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शंस की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। और इसके बारे में बता रखा है, समावेशी कक्षा में भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, इसलिए शिक्षक को बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी उपागम और विविध दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए ताकि हर बच्चा सीख सके। तो साथियों, इस तरीके से हमारी जो 30 प्रश्नों की जो प्रश्नमाला है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपकी सीटेट की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी और हमारी मुलाकात लगातार होती रहे और आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो लगातार एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाए, जिसमें आप 130+ नंबर लेने में सक्षम हो। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आप सभी से हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी का।